जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। कैसे हो आप? आई होप कि आप हेल्दी हो, हैप्पी हो, अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में जोरों शोर से लगे हो। मैं एम कुमार सर, साथ ही में साइंस के विकास सर, आप सभी को मिशन सिलेक्शन अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पे मोस्ट वेलकम करता हूं। जैसे कि आप एक शॉर्ट्स वीडियो देखे होंगे, कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण आप लोगों का क्लासेस आज लाइव में नहीं चल करके रिकॉर्डेड वीडियो में दिए गए हैं। आई होप कि आप इस वीडियो को भी कंप्लीट देखें और अपना मार्क्स कमेंट में जरूर बताएं। अपने फ्रेंड्स को वीडियो एक बार जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करके क्लास देखना शुरू करें। आज का जो क्लास होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा आप लोग के लिए। ये 2025 की पूछे गए तमाम क्वेश्चन का एनालिसिस कराए जाते हैं। उससे पहले एक नोटिस है आप लोग के लिए। क्या है नोटिस? आप में से बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड आ रहा था, जैसे कॉलिंग टीम बता रहे थे कि न्यू ईयर का ऑफर कब से आएगा। यही क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे थे। तो अब आपके इंतजार की घड़ी हुई समाप्त। न्यू ईयर का ऑफर आ गया है। आप में से जो भी स्टूडेंट्स हो या आपके कोई फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस मौका का फायदा जरूर उठाइएगा। ये ऑफर 2 तारीख तक दिया गया है। ये देख नजर डालिए, उसके बाद आप लोग क्लास शुरू होगा। ये देखिए कि नए वर्ष आने वाला आपका मंगलमय हो, आपके हर एक सपने वो साकार हो जो अपनी जागती हुई संसार में आप देखे हो। कहते हैं कि जो नींद में सपने आते हैं वो सपने नहीं होते हैं। सपने तो वाजिब में वो होते हैं जिसके लिए नींद ही ना आते हैं। तो ठीक है, तो ये सपने स्वीकार करने के लिए आपका आने वाला नव वर्ष होगा। उसमें जो आप क्लासेस करेंगे डीएलएड का, वो ओनली 299 में। और ये 2 तारीख तक जितने बच्चे क्लास ज्वाइन करेंगे उनको 299 में ही आप ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। डीएलएड कंप्लीट वाला बैच सीटेड के लिए 2027 फरवरी तक वैलिड कर दिया गया है। यानी कहे तो 14th मंथ, 14 साल के लिए वैलिड, 14 महीने के लिए सॉरी वैलिड कर दिया गया है। अब 14th मंथ का और उसमें ये फी है 299 कर दिया गया है। जो फी जो है 9,999 था, उसकी जगह 299 है। सभी बैचेस में ऑफर है, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। ये ऑफर 2 तारीख तक ही है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं वो जल्दी से एप्लीकेशन डाउनलोड करिए मिशन सिलेक्शन अड्डा, और वहां पे आप जल्दी जाइए। ये सब बैचेस देखिए बहुत एकदम 144 का बैचेस था, अभी 130 में ही लग रहा। और 144 तो कम था ही था ऑफर प्राइस, लेकिन इसमें भी कम कर दिया गया है। ये इंग्लिश की बैचेस है, बहुत सारे बैचेस हैं, आप उसमें क्लास कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर है 7549126996। इस पर आप कॉल करके टीम से बात भी कर सकते हैं। चलिए अब तो क्लास आपको स्टार्ट होती है। इसके बाद फिर जैसे अभी जीकेजीएस का हो क्लासेस, उसके बाद फिर इंग्लिश का भी क्लासेस होगा। आप लोग सीक्वेंस वाइज देखते रहेंगे। फिर कल से आप लोग का लाइव क्लास ही चलेगा। ओके, चलिए तो अभी आप क्लास करिए, उसके बाद फिर हम मिलते हैं इंग्लिश क्लास। थैंक यू सर। देखिए सर, आज इतने अच्छे ऑफर्स का आप लोग के लिए भी जो है सर लाए हुए हैं। एक बार सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम स्टूडेंट के बारे में इतने जो है पॉजिटिव सोचते हैं। तो चलिए आज का क्लास जो है शुरुआत करते हैं धुआंधार तरीके से, है ना। जैसा कि आपको पता है कि आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया है, जिसके कारण आज जो है आपको रिकॉर्डेड बैच ही मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास ही मिलेगा। तो उसी को शुरुआत करते हुए आगे कहते हैं ना कि सपने, सही बात भाई सर बताएं अभी, कि सपने वो होते हैं जो सोने ही ना दे ना। सपने वो होते हैं जो सोने ही ना दे, क्योंकि सपना को पूरा करने के लिए नींद नहीं आती है ना। और वो सपना जो होता है हकीकत में बदलने के लिए नींद चैन सबको जो है त्याग करके ही करना पड़ता है। और आपका एग्जाम भी है, बहुत जल्द होने वाला है, तो उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, दिन रात जो है लगे हुए आपके बीच में, और आपको भी दिन रात लगे रहना है, ठीक है। तो चलिए आज का शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, एथेनोइक अम्ल, है ना। एथेनोइक अम्ल क्या होता है, सबसे पहले समझेंगे एथेनोइक अम्ल है क्या। एथेनोइक अम्ल जो होता है उसका सूत्र क्या होता है, रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले इसका रासायनिक फॉर्मूला जो होता है वो CH3COOH, है ना। ये आपका रासायनिक फॉर्मूला होता है। अगर आपको पूछा जाएगा तो सीधा आप बोलिएगा कि CH3COOH जो होता है इसका एथेनोइक अम्ल का जो होता है ये क्या है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए एक तरह का सिरका होता है, ये क्या होता है, एक तरह का ये सिरका होता है ना। सिरका को पता होगा, सिरका जो होता है एक तरह का ये एसिड ही है। और इसमें जो होते हैं कम कम से कम 4 से 5%, 4 से 5% जो होते हैं वो अल्कोहल होते हैं। 4 से 5% क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, 4 से 5%, ठीक है। और देखिएगा इसमें जो इसका उपयोग जो किया जाता है, यानी इसका जो उपयोग होता है, उपयोग जो होता है इसका उपयोग हम लोग खाद्य सामग्री में करते हैं। खाद्य
सामग्री में करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं, आपको बताते हैं। देखिए आपने जो है बहुत सारा चीजों को खाया होगा जिसमें खट्टापन आता है ना, जैसे आपने ऐसा यूज किए होंगे, आपको बताते हैं कि आपने चाउमीन वगैरह खाते होंगे तो उसमें खट्टापन थोड़ा सा आता है, और देखते होंगे जब बनाते समय एक बोतल में रखता है खट्टा पानी, उसको मिला देता है। तो वो खट्टा में क्या होता है, वो एक तरह का एथेनोइक अम्ल एसिटिक एसिड ही होता है, ठीक है, एसिटिक एसिड ही होता है, जो खट्टा आपके क्या होता है कि आपके स्वाद में जो है खट्टापन लाता है। एक आपको और एग्जाम्पल देते हैं, आपने जब मिक्सचर वगैरह खाते होंगे या दालमोट वगैरह खाते होंगे, उसमें खट्टा अम्ल के रूप में एसिटिक एसिड ही मिलाया जाता है, ठीक है। तो ये सब जो है खाद्य पदार्थों में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा और रासायनिक उपयोग भी किए जाते हैं, बहुत सारे जो है रासायनिक उपयोग भी करते हैं, केमिकल रिएक्शन करके, और बहुत सारे चीजों में इसका प्रयोग किया जाता है ना। उद्योग में कहाँ करते हैं इसका, उद्योग में करते हैं ना, बहुत सारे उद्योग में इसका जो है प्रयोग करते हैं, रसायन उद्योग में, ठीक है। तो इतने सारे चीजों में जो है इसका उपयोग किया जाता है। एथेनोइक अम्ल का जो है CH3COOH जिसका फॉर्मूला होता है, इसका सिरका जो होता है 4 से 5% के आसपास होता है। इसका उपयोग जो होता है खाद्य सामग्री में किया जाता है, रासायनिक में इसका उद्योग, रासायनिक उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका एसिटिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसी में हम लोग थोड़ा सा और जिक्र कर देते हैं। फॉर्मिक अम्ल जो होते हैं वो चींटी के डंक में पाया जाता है। चींटी का डंक आपने देखा होगा, चींटी जब डंक मारती है तो उसमें क्या होता है, चींटी का डंक हो गया हो, या फिर और डंक लगाने वाला जो होता है बिच्छू हो गया हो, उसमें क्या पाया जाता है, तो फॉर्मिक एसिड ही पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु की गति के कारण उसमें पाया जाता है। बताइए वस्तु की गति, है ना, वस्तु की गति, किसी चीज की गति जो होता है, देखिए गति जो होता है, अगर हम लोग साइकिल चला रहे हैं तो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो वो भी गतिज है ना, वो भी गति कर रहा है। एक जगह से दो जगह पे हम लोग पहुंच रहे हैं तो वो भी एक प्रकार का गति है। तो गति जो होता है गतिज ऊर्जा, और एक एक होता है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। आपको इसके पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होता क्या है। तो गतिज ऊर्जा होता है जो हमारे गति के कारण प्राप्त होता है ना, कोई भी चीज हम लोग कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो गति गति जब करते हैं तो गतिज ऊर्जा के बराबर होती है, ठीक है। और वो स्थितिज ऊर्जा जो होता है वो अपने स्थिति के कारण होता है। स्थिति का मतलब ऊंचाई, उसका हाइट होता है, तो वो स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, ठीक है। और स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा को मिला दिया जाए तो ये होता है यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। गतिज ऊर्जा प्लस, देखिए गतिज ऊर्जा प्लस, है ना, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर जो होता है यांत्रिक ऊर्जा, है ना, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये होता है। उसके बाद हम लोग गतिज ऊर्जा जो होता है क्या होता है, देखिए गतिज ऊर्जा जो गति के कारण प्राप्त होता है, वैसी ऊर्जा जो गति के कारण प्राप्त होता है, जो गति के कारण प्राप्त होता है, ठीक है। और ये जो होता है ये अपने स्थिति के कारण होता है। क्या होता है, स्थिति के कारण, अपने स्थिति यानी ऊंचाई के कारण, स्थितिज के कारण, स्थितिज के कारण, स्थिति यानी अपने ऊंचाई के कारण, है, ऊंचाई के कारण होता है, ठीक है। ये चीज होता है। अब देखिए, अब गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी को शॉर्ट में के कहते हैं। उसका फॉर्मूला होता है हाफ mv², ठीक है, ये आपको पता होगा। स्थितिज ऊर्जा में अगर हम लोग आते हैं तो होता है स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला जो होता है उसको कहते हैं mgh के बराबर होता है, mg और h यानी मास, ग्रेविटेशनल फोर्स, और h मतलब हो गया ऊंचाई, ठीक है। तो ये चीज जो है हमको समझना पड़ेगा। तो इसका जो बोला गया गति के कारण, तो इसमें गति के कारण क्या होगा, गतिज ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। पुंकेसर फूल के नए प्रजनन, है ना, नर बोला गया। नर मतलब यहाँ पे समझते होंगे आप, नर का मतलब बोला गया है पुरुष, नर का मतलब बोला गया है यहाँ पे पुरुष, ठीक है। एक होता है पुरुष और एक होता है मादा, आपको पता होगा, है ना। और उसके बाद देखिएगा एक पुरुष एक मादा होता है, तो उसी में हम लोग बोला गया नर प्रजनन के बारे में। तो फूल में भी बहुत सारे होते हैं ना, फूल में भी जो होते हैं नर और मादा होते हैं, ठीक है। अब बताइए कि नर में कौन कौन सा ये सिस्टम पाया जाता है, क्या तरह का होता है, उसमें किस तरह का उसमें जनरेशन होता है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए एक होता है नर और एक होता है मादा, ठीक है। अब देखिए नर को क्या कहते हैं, नर को कहते हैं हम लोग है ना, इसको कहते हैं पुमंग, क्या कहते हैं पुमंग, और इसको कहते हैं जयांग, क्या कहते हैं जयांग। अब देखिए पुमंग में कौन कौन सा चीज पाया जाता है, देखिए पुमंग में जो होता है, पुमंग में होता है आपका, इसको पुंकेसर भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, पुंकेसर भी कहते हैं, ठीक है। इसको जयांग में क्या कहते हैं, देखिए वर्तिका, वर्तिका, और एक होता है अंडाशय,
अंडाशय, ठीक है। इतने सारे चीज क्या होते हैं, मादा में पाए जाते हैं। अब देखिए पुमंग में क्या पाया जाता है, तो पुमंग में देखिएगा, पुमंग में होता है प्रकाश पराग तंत्र, पराग तंतु, पराग तंतु, और एक होता है सिर्फ तंतु, है ना। ये देखिए इतने सारे चीज होते हैं, नर और मादा में पाए जाते हैं। अब बोला गया नर, तो नर से जो होगा क्या हो, जयांग होगा नहीं, ये क्या होता है, मादा, मादा वाला है ना, ये तो होगा नहीं। तंतु जो होते हैं ये किस में पाए जाते हैं, तो नर में ही पाए जाते हैं, तो नर का ही ये भाग है तंतु, और पराग कोष तंतु जो होता है ये भी। तो इसका जो बोला गया कि सबसे सामूहिक रूप से, किसको सामूहिक इसी का जो है, ये दोनों पार्ट इसी का है, ठीक है। एक इसका जो पुमंग का ही ये दोनों भाग है, तंतु और ये जो है तंतु और पराग तंतु, ये इसी का दोनों का भाग है। तो पुमंग जो होगा वो किसका भाग हो जाएगा, नर का भाग हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा बढ़िया से। देखिएगा एक चीज और हम आपको ट्रिक के रूप में समझाना चाहते हैं कि नर का मतलब होता है पुरुष, नर का मतलब होता है पुरुष। अब पुरुष जो होता है, प से पुरुष, पू से पुरुष, अब पू से क्या होता है, पुमंग, पू से क्या होता है, पुमंग। तो आपको आराम से पकड़ सकते हैं कि पुरुष जो होता है वो पुमंग के बराबर होता है, यानी पुमंग जो होता है वो नर का रूप लेता है, नर का रूप मतलब पुरुष होता है, ठीक है। तो आप इसको आराम से पकड़ सकते हैं, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा तो वहां पे कंफ्यूजन पैदा करेगा जयांग और पुमंग। तो एक आप पकड़ लेते हैं पुमंग, तो आप ऑटोमेटिक दूसरा पकड़ लेंगे जयांग, ज से जो है जयांग होता है, ठीक है। तो आप इसी को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग आगे। बोला गया गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। फोकसांतर का मतलब होता है फोकस, फोकस का मतलब हो गया एफ। इसका जो फॉर्मूला होता है बराबर r/2, क्या होता है, बराबर r/2। अब बोला गया त्रिज्या के बारे में, वक्रता त्रिज्या के बारे में, तो वक्रता त्रिज्या के बराबर r होता है। इसका देखिए f बराबर r/2 होता है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 2f, r बराबर क्या हो जाएगा, 2f, ठीक है। तो r बराबर जो है 2f इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट बोल रहा है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट थाइलाकोइड्स किस रूप में होते हैं, तब बताइए किस रूप में होते हैं। थैला जो क्वाइट्स होते हैं वो किस रूप में होते हैं, तो ये जो होते हैं थैलाक्लास्ट जो होते हैं ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर में पाए जाते हैं। कैसे होते हैं ये, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। और ये देखिएगा एक तरह का जो होता है चपटी थैली नुमा होता है, कैसा होता है, चपटी थैली नुमा होता है, ठीक है। तो ये जो होता है चपटी थैली नुमा होता है, और इसको कहते हैं स्टैक्ड डिस्क, है ना, स्कैटर्ड डिस्क इसको कहते हैं, ठीक है। तो बोला गया क्लोरोप्लास्ट थाइनोकल किस रूप में पाए जाते हैं, स्टैक्ड डिस्क के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये इसमें बोला गया है कि क्लोरोफिल भी पाया जाता है। इसमें क्या होता है, तीन को पॉइंट आप याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो होता है यानी इसका रंग होता है वो हरा होता है, तभी तो क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट इसमें याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टैक्ड डिस्क, है ना, इसका आंसर हो जाएगा स्टैक्ड डिस्क। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब एक सीधा कंडक्टर विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा हो तो क्या होगा। बताइए, जब एक सीधा कंडक्टर विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा हो तो चारों ओर वृत्ताकार, है ना, देखिए इसका आंसर दिया हुआ है, वृत्ताकार चारों ओर वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होगा, चालक के समांतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होगा, और कोई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए बोला गया चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो चुंबकीय क्षेत्र तो बनाएगा ही बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र तो बनाएगा ही बनाएगा, तो ये आंसर क्या होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखिए बोला गया है चालक के समांतर, चालक के समांतर चुंबकीय क्षेत्र। अब बताइए चालक यहाँ होगा तो समांतर में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होगा। ये भी क्या होगा, आंसर आपका नहीं होगा। देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा, इसके चारों ओर, है ना, कहीं भी चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, देखिए अगर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होता है, इसके आसपास में क्या होगा, इसके आसपास में चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र जो होगा क्या होगा, जाएगा, ठीक है। तो इसके चारों ओर वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र, अगर वृत्त के आकार का है तो वृत्ताकार होगा, अगर सीधा होगा तो सीधा होगा। तो बोला गया इसके चारों ओर वृत्ताकार, जैसे एक देखिएगा ऐसे एक रड होता है, ठीक है, एक ऐसे रड होता है। अब इसके आसपास, इसके आसपास क्या होता है, पूरा चुंबकीय क्षेत्र करता है ना, इसके चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वृत्ताकार रूप में, गोल गोल वृत्ताकार रूप में, इसके चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
बोल रहा है Na2CO3, Na2CO3 10H2O कहा जाता है किसको? तो देखिए आपको बताए होंगे, बहुत बार चर्चा किए हैं कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट, Na2 सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। एक मिनट, NaHCO3 है ना, NaHCO3 है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको कहते हैं सोडियम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, NaHCO3 होता है ना, NaHCO3 होता है, इसको कहते हैं बेकिंग बेकिंग सोडा, इसको कहते हैं खाने वाला सोडा, इसी के रूप में बहुत सारा का सोडा होता है, तो बेकिंग सोडा हो गया। अब देखिए होता है धोने वाला सोडा। धोने वाला सोडा जो होता है वो होता है Na2CO3, और इसमें साथ ही साथ क्या होता है 10 बाल्टी पानी। कितना होता है याद रखिएगा, 10 बाल्टी पानी। ठीक है, तो 10 बाल्टी के पानी मतलब 10H2O है ना, ये सूत्र आपको जो है हमेशा मिलेगा। ठीक है, Na2CO3 10H2O, ये 10H2O आप रखिएगा, यानी धोने के लिए हमको 10 बाल्टी पानी की जरूरत पड़ती है, 10 पानी की जरूरत पड़ती है। इसलिए क्या कर देखिएगा, बहुत सारा हम जब धोते हैं कपड़ा तो बहुत सारा पानी हमको, 1 बाल्टी में नहीं, 4 बाल्टी 5 बाल्टी 10 बाल्टी तक लगता है। तो 10 बाल्टी मतलब 10 गो H2O लगाना पड़ेगा। कितना लगेगा 10H2O, और जिसके साथ 10H2O रहेगा वही क्या होगा, धोने का सोडा हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा धोने का सोडा। ठीक है, देखिए बेकिंग पाउडर और धोने बेकिंग सोडा दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, Na2CO3 10H2O, और ये जो होता है आपका आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, धोने का सोडा। नेक्स्ट देखिएगा आगे, बोला गया इनमें से किस जीव में उत्सर्जन के लिए ज्वाला कोशिकाएं होती है, ज्वाला कोशिकाएं होती है। आप बताइए, देखिए इसमें जो होता है, आप एक देखेंगे चपटे क्रीम है ना, चपटे क्रीम। चपटे क्रीम क्या होता है, ये जो होता है एक प्रजाति होता है। ठीक है, एक प्रजाति का नाम है प्लेटे हेलमिंथीज। क्या होता है, उसका नाम है प्लेटे हेलमिंथीज। वो प्लेट में, उसको याद करवाएंगे हम, जब पढ़ाएंगे तब देखेंगे आप, प्लेटे हेलमेन हेलमेन थीज ना, प्लेटे हेलमेंथीज इसको कहते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, चपटा क्रीमी होता है। कैसा होता है ये, चपटा क्रीमी होता है। कैसा होता है, चपटा क्रीमी होता है। ये क्या होता है, चपटा क्रीमी होता है। कैसा होता है, चपटा क्रीमी होता है। और इसका एग्जाम्पल जो होता है आपका प्लेनेरिया, प्ले प्ले प्लेनेरिया है ना, ये इसका क्या आता है, एग्जाम्पल होता है। तो प्लेनेरिया अगर बोला जाएगा तो किस स्थिति में आता है, तो आपका जो है प्लेटे हेलमेंथीज में आता है। और चपटा क्रीमी इसी को कहा जाता है। क्या कहा था, चपटा क्रीमी के रूप में इसको जाना जाता है। और प्लेनेरिया जो होता है इसी का लाइव एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग आगे। देखिए बोला गया है निम्नलिखित में से लेख को पढ़िए, है ना। बोला गया है जब ऋणात्मक रूप से आवेशित छड़ रड को अनावेशित विद्युतदर्शी के निकट लाया जाता है तो क्या होगा। पहला बताइए, देखिए विद्युतदर्शी जो होता है, पत्तियों एक दूसरे से दूर जाएगी। बताइए, एक दूसरे से दूर जाएगी, फिर दोनों विद्युतदर्शी पत्तियां समान आवेश अर्जित करेंगी। दोनों ऋणात्मक आवेशों को विद्युतदर्शी पर हस्तांतरित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी पत्तियां एक दूसरे और दूर दूर चली जाती है। और उपरोक्त में से तीनों में से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर देखिएगा आप, इसका आंसर जो होगा आपका, जब विद्युत ऋणात्मक कहने का मतलब होता है कि देखिए, विद्युत ऋणात्मक का मतलब होता है कि ऋणात्मक ऋणात्मक दोनों, है ना, दो तार होता है। तो दोनों तार में अगर नेगेटिव नेगेटिव करंट आए तो क्या होगा, एक दूसरे से क्या होगा, रिपेल करेगा। आप बताइए, आप लड़का लड़का में कितना दोस्ती हो सकता है, नहीं हो सकता है दोस्ती। लड़की लड़की में उतना ज्यादा दोस्ती नहीं हो सकता, लेकिन लड़का लड़की में दोस्ती ज्यादा हो सकता है। तो बताइए, वही चीज बताया गया है कि ऋणात्मक ऋणात्मक क्या है, ऋणात्मक अगर दोनों दोनों रहेगा, दोनों अगर ऋणात्मक ही रहेगा तो दोस्ती कितना होगा, दोस्ती नहीं हो पाएगा। तो वही चीज बोला गया है कि विद्युतदर्शी पत्ती जो होता है वो एक दूसरे से दूर भागेगी, एक दूसरे से दूर भागेगी। अगर नेगेटिव नेगेटिव रहेगा तो ये बताना है आपको, तो ये बिल्कुल दूर भागेगा। नेगेटिव नेगेटिव अगर दोनों रहेगा तो कितना दूर भागेगा, बिल्कुल दूर भागेगा। तो ये क्या होगा, ये आंसर हमारा क्या होगा, सही हो सकता है। अभी इसको 100% नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये सही हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों विद्युतदर्शी पत्तियां समान आवेश अर्जित करती है। बिल्कुल, तो समान आवेश अर्जित करेगी तभी तो भागेगा दूर। अगर एगो पॉजिटिव एगो नेगेटिव रहेगा तो दूर क्यों भागेगा, नहीं भागेगा दूर। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव दोनों रहेगा, तभी तो दूर भागेगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा सही की ओर जा रहा है। तीसरा बताइएगा
ऋणात्मक आवेशों को विद्युत दर्शी पर हस्तांतरित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी पत्नियों एक दूसरे से दूर चली जाएगी। ये कोई स्टेटमेंट 100% सही नहीं दे रहा है। तो उपरोक्त में से 3 कथन कौन सा हो जाएगा? तो ए बी जो है वो अवलोकन करते हैं और सी को अनुमान लगाते हैं ना। ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसा होगा, लेकिन ए और बी क्या होगा? इसका 100% आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब देखिए, दूध से मक्खन को अलग किया जाता है। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आप देखे होंगे, है ना। दूध से मक्खन को अलग करना, है ना। ब्लड जो है, ब्लड को जो क्लोट होता है, ब्लड को कभी करता है तो भी एक तरह से यही होता है। देखिए, इसमें 2 तरह का होता है। ठीक है, आप पढ़े होंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। एक होता है अभिकेंद्रीय बल, एक होता है अपकेंद्रीय बल। ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा, देखिए एक होता है अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, है ना, अभिकेंद्रीय बल। एक होता है अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, केंद्रीय बल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसको देखिए, आप केंद्रीय बल को क्या कहते हैं? तो सेंट्रीफ्यूगल, 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 है ना, सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल। ठीक है, इसको सेंट्रीपिटल कहते हैं। तो देखिए, इसमें क्या क्या एग्जांपल होते हैं बताइए। देखिए, अभी केंद्रीय को ये हम लोग क्या है कि इसको कहते हैं, अब इसी को हम लोग नया नाम देते हैं क्या? इसको जो बाहर की ओर फेंकता है उसी को कहते हैं। देखिए, ये जो है बाहर की ओर फेंकता है, क्या करता है? ये बाहर की ओर, है ना, ये बाहर की ओर, बाहर की ओर। और ये जो है अंदर की ओर, ये क्या करता है? अंदर की ओर। ठीक है, इसके एग्जांपल्स आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो देखिए, बोला जाता है कि कपड़ा धोने की वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो अब केंद्रीय बल पर। किस पर काम करता है? अब केंद्रीय बल पर। दूध ये दूध जो है मखते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? मक्खन निकालने के लिए पूरा फेंटते हैं दूध को, वो भी किस पर काम करता है? तो अब केंद्रीय बल पर काम करता है। हम लोग जब कहीं मोड़ लेते हैं, कहीं मोड़ लेते हैं तो किस पर काम करता है? वो अभी केंद्रीय बल पर काम करता है। ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जो आपको इस पर एग्जाम्पल्स पर क्या करते हैं? पूछे जाते हैं। ठीक है, इस तरह का जो एग्जाम्पल्स होते हैं उस एग्जाम्पल से आप क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। जैसे खून की जांच, खून जब जांच किया जाता है तो खून को क्या किया जाता है? पूरा पहले घुमाया जाता है, तो चारों तरफ शीशा में क्या होता है? वो खून जाता है, और खून जाता है तो उससे क्या होता है? कुछ जांच, उसके जांच का कोई प्रोसेस होता है, उसको कौन सा विधि के द्वारा करता है? तो अपकेंद्रीय बल के द्वारा। किसके द्वारा करता है? अपकेंद्रीय बल के द्वारा। तो ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं, इस एग्जाम्पल से आपको क्या किया जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा। वॉशिंग मशीन हो गया, है ना, दूध से मक्खन निकालने की मशीन हो गया, दही से क्रीम निकालने की मशीन हो गया, ये सब जितना तरह का चीज है वो अपकेंद्रीय बल में काम करता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये जो है आपका उपकेंद्र बल है ना, उपकेंद्र बल। उपकेंद्र बल जो है आपका सेंट्रीफ्यूगल में जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका दूसरा ही नाम क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम बोलते हैं अभिकेंद्रीय, सॉरी अपकेंद्रीय, अपकेंद्रीय। ठीक है, इसको कहते हैं अपकेंद्रीय, अप अपकेंद्रीय बल, केंद्रीय बल या अपकेंद्रीय विधि। ठीक है, इसी को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग आगे। में से कौन F2 पीढ़ी, है ना, F2 पीढ़ी की बात की जा रहा है। F2 पीढ़ी क्या है? देखिए, F2 पीढ़ी जो है एक तरह का कुछ नहीं होता है। F2 पीढ़ी, इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलते आ रहा है वो F2 पीढ़ी होता है। ठीक है, देखिए F2 पीढ़ी क्या होता है? एक होता है F2 पीढ़ी, एक होता है F3 पीढ़ी। ठीक है, इसके बारे में देखिए, इसमें क्या होता है? F2 पीढ़ी में एक होता है लंबा पौधा, लंबा, और एक होता है बौना, लंबा और बौना। देखिए, लंबा और बौना क्या होता है? लंबा जो होता है वो 3:1 में होता है। लंबा होता है जो है वो 3:1 में होता है। और एक जो होता है 1:2, ये क्या होता है? ये होता है आपका मोनोसाइड, है ना, ये होता है आपका मोनोटाइप, मोनोटाइप, मोनोटाइप। और ये जो होता है जेनोटाइप, जेनोटाइप। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि F2 पीढ़ी में जो होता है वो F2 पीढ़ी में, देखिए F2 पीढ़ी का ये F2 पीढ़ी में 2 गो होता है। F2 पीढ़ी में 2 गो होता है, एक होता है मोनोटाइप, F2 पीढ़ी में 2 गो होता है, एक होता है मोनोटाइप, एक होता है जेनोटाइप। देखिए, मोनोटाइप जो होता है लंबाई जो होता है 3:1 में होता है, और जो जेनोटाइप होता है वो 1:2:1 के अनुपात में होता है। ठीक है, तो ये आपको पूछा गया F2 पीढ़ी में क्या? F2 पीढ़ी में एक संकर, है ना, एक संकरण मतलब होता है, एक संकरण का मतलब होता है मोनोटाइप, 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 है ना। तो मोनोटाइप जब पूछा गया है तो आपको सीधा सीधी क्या बताना पड़ेगा? 3:1। क्या बताना पड़ेगा? 3:1 बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए नेक्स्ट, बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपर्दन, मृदा अपर्दन का मतलब होता है मिट्टी के कटाव, है ना, मिट्टी के कटाव, उसी को कहते हैं मृदा अपर्दन को।
रोकने के लिए, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए सबसे कारगर उपाय है। उसके लिए एक ही काम करना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा, पेड़ लगाना पड़ेगा। जब हम लोग पेड़ लगाते हैं, जब हम लोग पेड़ लगाते हैं तो पेड़ को क्या करते हैं, पेड़ जो है मिट्टी को बांध करके रखता है। मिट्टी को क्या करता है, बांध करके रखता है। जब वो पेड़ जब लगे रहते हैं तो मिट्टी को चारों तरफ से रोक करके रखता है, और रोक करके रखता ही नहीं है, वो सभी मिट्टी को एक जगह रखता है और बहने नहीं देता है। इसलिए कहा जाता है कि पेड़ को जो है, पेड़ को अगर पोषण दिया जाए तो बहुत ही क्या करता है, हमारे संस्कार को, हमारी संस्कृति को, हमारे सभ्यता को बचा करके रखता है। ठीक है, तो ये चीज होता है, इसको कहते हैं वन रोपण, है ना, वनारोपण। अगर वन को रोपते हैं हम लोग, वन को लगाते हैं, तो मिट्टी के कटाव को क्या करते हैं हम लोग, रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका वन रोपण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के समूह को चुनिए। देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो किस तरह का चीज होते हैं। देखिए, इसमें जो होते हैं डबल बॉन्डेड होते हैं ना, डबल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड जो होते हैं, बॉन्डेड, वो क्या करते हैं, देखिए डबल बॉन्डेड जो होते हैं, उस कार्बन कार्बन के बीच क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं ना, डबल बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होते हैं। अब देखिएगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होते हैं, इसके बीच में जो है 3 कार्बन होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, इसमें डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं ना, और डबल बॉन्डेड जो होगा उसमें क्या होता है, देखिए अब देखिएगा, एक होता है इथेन, एथेन, देखिए एक होता है एथेन, एथेन, एक होता है एथीन, एक होता है एथाइन। ठीक है, इसमें जो है ए लगा रहता है, इसमें ई लगा रहता है, इसमें वाई लगा रहता है। ठीक है, आप समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए इसमें क्या होगा, अब देखिए इसमें क्या होगा, तो अब देखिए इसमें एक ही चीज होगा कि देखिए, एथेन का मतलब हो गया इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें देखिए एथेन का मतलब हो गया इसमें सिंगल बॉन्ड। इसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच जो होगा सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, और इसमें जो होगा कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। अब इसमें जो होगा कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। कौन कौन से होते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो डबल बॉन्ड में कौन कौन आएंगे, एथीन, एथीन के ग्रुप के आएंगे और एथाइन के ग्रुप के आएंगे। अब बताइए एथीन के ग्रुप और एथाइन के ग्रुप कौन कौन से हैं। तो देखिए, एथीन, एथीन का मतलब हो गया, देखिए इसके इसके अंत में देखिए इसमें जो है ए लगा रहेगा, इसमें ई लगा रहेगा और इसमें वाई लगा रहेगा। अब हम लोग बोलते हैं इथेन, क्या बोलते हैं, एथेन। तो एथेन जब बोलते हैं तो उसमें एक ही मात्रा आती है, क्या आती है, एक ही मात्रा। तो क्या एथेन कहीं है, एथेन, देखिए इसमें एथेन है तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये डबल बॉन्डेड नहीं है। ये क्या बोला गया, हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्ड ही होता है। ये जो होते हैं असंतृप्त ही होते हैं, असंतृप्त, असंतृप्त होते हैं। ठीक है, तो डबल बॉन्ड जो होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं वही क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो इसमें देखिए एथेन, तो ये नहीं होगा। बोला गया एथाइन, तो ये हो सकता है। ब्यूटीन, ब्यूटीन हो सकता है, लेकिन साइक्लोहेक्सेन, तो ये क्या होगा, कट गया। फिर देखिएगा मेथेन, कट गया, मेथेन भी कट गया। तो क्या होगा, एथीन, एथीन में क्या होता है, लास्ट में ई, बीच में ई आता है। फिर प्रोपीन, तो इसमें भी ई आता है। और ब्यूटाइन, तो यानी वाई आता है। यानी ये जो होते हैं, ये हमारा जो है ई और वाई का ग्रुप जो है, यानी डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्ड के जो ग्रुप में आते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छा तरीका से। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, बोला गया इनमें से कौन सा फाइलम आर्थ्रोपोडा है ना, कौन सा फाइलम जो है आर्थ्रोपोडा की विशेषता नहीं है। आपको शायद हम बताए होंगे फाइलम में कि आर्थ्रोपोडा जो होता है ये सबसे बड़ा समूह होता है ना। हम लोग जब फाइलम में पढ़ते हैं, फाइलम में पढ़े हैं, तो फाइलम में जो है सबसे बड़ा संघ अगर बोला जाए, सबसे बड़ा फाइलम अगर बोला जाए तो ऑर्थोपोडा ही होता है। सबसे बड़ा फाइलम क्या होता है, ऑर्थोपोडा होता है। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, अब उसमें कौन सा नहीं है, उसमें कौन सा नहीं है, देखो पैरापोडिया, देखिए एक जीव है, देखो ये फाइलम है पैरापोडिया। अब पैरापोडिया के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं कि पैरापोडिया है क्या। देखिए पैरापोडिया जो होता है, पैरापोडिया एक फाइलम है जो है वो एनेलिडा ग्रुप का है। ये जो है ये ऑर्थोपोडा ग्रुप का नहीं है। ठीक है, जबकि ये जो है ऑर्थोपोडा संघ का ही ग्रुप का है। ठीक है, ये जो है आपका एनेलिडा, एनेलिडा, ये एनेलिडा ग्रुप का है क्या, पैरापोडिया, पैरापोडिया, पैरापोडिया जो है वो एनेलिडा ग्रुप का है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या क्या दिया है, इसका विशेषता क्या है, इसकी जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स, नेरिस, नेरिस, इसका एग्जांपल जो है नेरिस है, क्या हो जाएगा, नेरिस। और ये कौन सा ग्रुप का है,
पैरापोडिया ग्रुप का है, ठीक है। तो देखिए पैरापोडिया जो है ये एनेलिडा ग्रुप का है, और हमको बोला कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा, तो ये हो जाएगा पैरापोडिया। ये कौन सा ग्रुप का है? एनालिडा ग्रुप का। कौन सा ग्रुप का है? एनालिडा ग्रुप का है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग। बोला गया मवेशियों में सिंग होना, सिंग ना होने एच की तुलना में एक अप्रभावी गुण एच है। जब सिंग वाले मवेशियों को सिंग रहित मवेशियों के साथ क्रॉस किया जाता है तो सिंग वाले बच्चों की संख्या सिंग रहित बच्चों की संख्या के बराबर होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन को सत्य होने की सर्वाधिक संभावना है? कौन सा संभावना है? सर्वाधिक संभावना है। देखिए कौन सा संभावना है? तो सत्य होने की संभावना है, सत्य होने की सर्वाधिक संभावना है। बताइए कौन सा होगा? तो देखिए इसमें बोला गया है कि मवेशियों में सींग होना, मवेशी में सींग होना, ठीक है, सींग ना होने एच की तुलना में एक अप्रभावी गुण है। जब सींग वाले मवेशियों को सींग रहित मवेशियों के साथ क्रॉस किया जाता है, देखिए अब जब क्रॉस कराया जाएगा, तो क्रॉस जब कराया जाएगा तो सिंग होने वाला और एक सिंग ना होने वाला के बीच में क्रॉसिंग कराया जाएगा। बोला गया सिंग ना होना और एक सिंग होना की तुलना में एक अप्रभावी गुण एच। जब सिंग वाले मवेशियों को सिंग रहित मवेशियों के साथ क्रॉस किया जाता है तो सिंग वाले बच्चों की संख्या सिंग रहित बच्चों की संख्या के बराबर होती है। अब बताइए तो जितना उसका बच्चा होगा इसका उसका बच्चा होगा, क्योंकि दोनों का क्या है, माता पिता क्या है एक है तो है माता पिता भाई, दोनों का तो सेम बराबर होगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए। ये सभी क्वेश्चन क्या करता है? आपके नॉलेज को जज करने के लिए ये सब क्या करता है बताइए। उसके माता पिता अलग अलग थोड़े हैं, माता पिता दोनों का, वो सिंग वाला है वो नन सिंग वाला है, तो कहाँ जाएगा ये सब? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है ना? सिल्वर क्लोराइड कहा जाए AgCl, AgCl, ठीक है। तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? श्वेत होता है। इसका कलर कैसा होता है? श्वेत। कलर कैसा होता है? श्वेत होता है। अब देखिए बोला गया सिल्वर क्लोराइड का क्या क्या काम होता है? सिल्वर क्लोराइड जो होता है इसको व्हाइट प्रेसिपिटेट भी कहते हैं, व्हाइट प्रेसिपेट, है ना, व्हाइट प्रेसिपेट भी कहते हैं। अब देखिए इसके आगे दिया हुआ है, इसको व्हाइट प्रेसिपेट व्हाइट प्रेसिपेट व्हाइट प्रेसिपेट कहते हैं, ठीक है। तो ये सिल्वर क्लोराइड के बारे में बोला गया है, सिल्वर क्लोराइड के बारे में, इसका AgCl, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा? श्वेत। देखिए उसके बाद दिया हुआ है 17 नंबर में गेज का मतलब होता है दबाव। दबाव को मापने का जो इकाई उसी को कहते हैं गेज, है ना। पूर्ण दबाव, है ना, गेज दबाव और पूर्ण दबाव के बीच का क्या अंतर है? तो बताइए इसका क्या हो जाएगा? गेज दबाव और पूर्ण दबाव का अंतर। देखिए इसके बारे में बताया गया है कि गेज दबाव और वायुमंडलीय दबाव के सापेक्ष होता है ना, दोनों सापेक्ष होता है, मतलब दोनों एक जैसा बढ़ता है। अगर ये बढ़ता है तो वो भी बढ़ता है। जबकि पूर्ण दबाव निर्वात के सापेक्ष मापा जाता है, ठीक है। उसके बाद बोला गया दूसरा, गेज दबाव को वैक्यूम के साथ सापेक्ष मापा जाता है, जबकि पूर्ण दबाव वायुमंडलीय दबाव के सापेक्ष होता है। गेज दबाव और निरपेक्ष दबाव एक ही चीज है। गेज दबाव का उपयोग केवल तरल पदार्थों के लिए किया जाता है, जबकि निरपेक्ष दबाव का उपयोग गैसों के लिए किया जाता है। बिल्कुल गलत है, गेज दबाव का प्रयोग केवल तरल में नहीं किया जाता, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? सीधा गलत हो जाएगा। दूसरा बोला गया गेज दबाव और निरपेक्ष दबाव एक ही चीज है, बिल्कुल गलत है। निरपेक्ष दबाव अलग है और गेज दबाव अलग है। फिर बोला गया गेज दबाव को वैक्यूम के साथ हम लोग कैसे कर सकते हैं? गेज दबाव अलग चीज होता है ना, सापेक्ष मापा जाए, बिल्कुल गलत है ये, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सतत विकास की संकल्पना सर्वप्रथम किस कमीशन ने किया था? इस कमीशन का नाम है क्या है? ब्रूटलैंड कमीशन। कौन सा नाम है? ब्रूटलैंड कमीशन। इसका आंसर जो है ब्रूटलैंड कमीशन हो जाएगा। के द्वारा कब किया गया था? ये यूएन द्वारा गठित है, ये यूएन द्वारा गठित है 1987 में, ठीक है। ये कब किया गया था? ये किया गया था 1987 में। कब किया गया था? ब्रूटलैंड कमीशन की संकल्पना जो है यूएन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। बोला गया त्वरित गति के सीधे पथ पर घूम रही किसी वस्तु के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब बताइए क्या होगा, है ना। अब इसके बारे में बता सकते हैं आप, इसका वेग सदैव बदलता रहता है, इसका गति जो है बदलती रहती है, इस पर सदैव एक शक्ति कार्यरत रहती है, इस पर सदैव। अब बताइए कि त्वरित गति सीधे पथ पर घूम रही है तो वस्तु की इनमें कौन सा नहीं होगा?
तो बताइए क्या होगा, क्या इसका आंसर होगा? आंसर जवाब दीजिएगा, आप लोग जवाब दीजिए। देखिए, देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि इसकी गति जो है बदलती रहती है, क्या है? बिल्कुल गलत है ना? ये इसकी गति जो है बिल्कुल बदलती रहती है। ये क्या होगा? त्वरित गति में सीधे पथ बोला गया है। अब सीधे पथ जो होगा, सीधे पथ जो होगा उसमें बदलते कैसे रहेगी? सीधे पथ पे नहीं बदलते रहता है ना, इसका वेग बदलते रहता है। तो बिल्कुल ये वेग तो है बदलते रहेगा, लेकिन इसकी गति बदलती रहेगी, वो अलग चीज है ना? वेग जो है, देखिए वेग जो होता है, देखिए आपको आज पढ़ाए होंगे कि वेग जो होता है, वेग जो होता है ये क्या है? सदिश राशि। क्या होता है वेग? सदिश राशि है। जबकि जो गति है, जबकि जो गति है वो अदिश राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। लेकिन इसमें बोला गया, देखिए एक शक्ति कार्यरत रहती है या सदैव से पृथ्वी से दूर चला जाता है। देखिए इसमें जो पकड़ने वाली चीज है, बोला गया वस्तु, वस्तु के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो गति बदलते रहती है। गति कैसे बदलते रहेगा? अब एक एक डायरेक्शन में हम लोग सीधा रास्ते में जा रहे हैं, तो गति बदलते कैसे रहेगा? गति कभी नहीं बदलेगा, वेग बदलेगा। क्या बदलेगा? वेग सदैव बदले रहेगा। तो वेग जो है सदैव बदलता रहेगा, वेग जो है बदलता रहेगा, गति जो है वो बदलेगा नहीं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि त्वरण बोला गया है, त्वरित गाड़ी बोला गया। त्वरित गाड़ी जो है कभी भी गति की चर्चा नहीं करती है। त्वरित होगा तो वेग का चर्चा करेगा। त्वरित गाड़ी जो होती है वेग की चर्चा करती है, ना कि गति की चर्चा करती है, ठीक है। चलिए, जीवन का भौतिक आधार क्या है? तो जीवन का भौतिक आधार क्या होगा बताइए? जीवन का भौतिक आधार देखिए, जीवन का, जीवन का, जीवन का भौतिक आधार जो होता है वो क्या है? जीव द्रव्य, जीव द्रव्य है ना, इसी को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, जीव द्रव्य को हम लोग नेक्स्ट नया नाम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। फिर देखिए इसका और जीवन का भौतिक आधार का इसका और क्या क्या काम है? इसका और काम है क्या? जीवन को भौतिक आधार कोशिका के भीतर पाया जाता है। यहाँ कहाँ पाया जाता है? देखिए ये जो पाया जाता है आपका जीव द्रव्य जो है कोशिका में, कोशिका के अंदर देखिए, देखिए यहाँ पे हो गया आपका टिश्यू। अब टिश्यू के अंदर ना, यहाँ पे केंद्रक होता है। अब देखिए केंद्रक होता है, इसके बाहर में देखिए यहाँ पे क्या होता है? ऐसे 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 जो पाया जाता है कोशिका द्रव्य, क्या होता है ये? कोशिका द्रव्य है ना। तो ये क्या होता है? कोशिका, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य है ना। तो कोशिका द्रव्य यहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर बोला गया है भौतिक आधार क्या है? तो कोशिका द्रव्य है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य एक ही चीज है, ठीक है। चलिए, बोला गया विविधताओं के सामंजस्य की स्थापना अधिक क्षमता किस आसन व्यवस्था में होती है? तो ये लोकतंत्र में होता है। लोकतंत्र में विविधताओं के सामंजस्य की स्थापना, यानी देखिए लोकतंत्र जो होता है उसमें सामंजस्य बैठाना पड़ता है। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का तंत्र, और इसमें सामंजस्य बैठाने का मतलब क्या होता है? कि सामंजस्य मतलब एक अगर जो है मतलब उग्र है, तो उसको बैलेंस करने के लिए भी दूसरा क्या होना चाहिए, तभी तो बैलेंस बन जाएगा। तो उसी के लिए कहा गया विविधताओं। विविधताओं का मतलब होता है बहुत तरह के लोग है ना, बहुत अलग अलग तरह के लोग रहेंगे। देखेंगे हमारे देश में विविधताओं से भरा देश है ना। अब जाइए दक्षिण तरफ, तो पूरा क्या है वहाँ पे, खाना पीना से लेकर के रहन सहन सब बिल्कुल अलग है। उत्तर भारत में हम लोग जाते हैं तो बहुत तरह का बिल्कुल अलग है। दक्षिण भारत में जानते हैं, पश्चिम भारत में जाते हैं, पूर्व भारत में जाते हैं, पूरा का पूरा क्या है, अलग है। लेकिन सभी मिलजुल के क्या करते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सभी लोग मिल करके रखते हैं। और उसमें क्या होता है, विविधताओं जो होता है उसमें सारा तरह का पाया जाता है। देखिए जैसे हम लोग विविधता से भरे कैसे हैं, हम लोग अगर दक्षिण तरफ जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता है वहाँ पे, इडली डोसे सभी खाए जाते हैं। कि जैसे लोग उत्तर भारत आते हैं तो भात को क्या करते हैं, पूरा टटोल के खाते हैं, ठीक है। तो ये चीज हम लोग में क्या है, विविधता है। लेकिन जब यहाँ के वहाँ लोग जाते हैं, जैसे दक्षिण के लोग जब भारत घूमने के लिए आते होंगे, उत्तर भारत घूमने आते हैं, तो आपका जो पूरा भारत घूमने के लिए आते हैं, उनको उसी चीज पर खाना पड़ता है। ऐसा थोड़ा कि यहाँ पे जो खाते हैं वही मिलेगा। तो ये विविधताओं से भरा, हम जो है जगह जगह पे क्या करते हैं, अपने आप को चेंजिंग करते हैं, यानी विविधता हमारे अंदर क्या होती है, आती है। तो वही विविधताओं के बीच बोला गया है कि विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना, यह बोला गया है सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन में है? तो लोकतंत्र में है ना। लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र। अब जो लोगों के तंत्र में स्थापना ज्यादा कर सकते हैं। राजतंत्र में क्या होता है कि राजा का तंत्र चलता है। जैसे आप चीन में अगर एक बार बोल दिया कि 2 बच्चे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो जैसे तीसरा बच्चा होगा क्या हो जाएगा, वहां पे खत्म कर दिया जाएगा उसको, ठीक है। तो ये होता है राजतंत्र। लेकिन लोकतंत्र में कोई दिक्कत नहीं, सब जिस तरह के लोग रह रहे हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं चलने वाला, कोई तरह का दिक्कत नहीं होने वाला। जे 10 20 को 50 को बच्चा पैदा कर लिए, कोई दिक्कत
नहीं है, ठीक है। तो ये होता है विविधताओं से भरा देश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। मानचित्र नीले रंग द्वारा किस भाग को दर्शाया जाता है? देखिए कुछ चीज को याद रखिएगा, वो किसको दर्शाता है? तो जल को। आप मैप उठा करके देखिएगा, मैप में, तो मैप में नीला रंग जो होता है वो जल को दर्शाता है, ठीक है। फिर देखिएगा पर्वत, पर्वत होता है एक, है ना। एक होता है नदी या तालाब, है ना, या झरना, या झरना, ये सब जितने चीज होते हैं सबको अलग अलग दर्शाया जाता है, ठीक है। तो देखिएगा जल हो गया, उसके बाद पर्वत या मैदान, पर्वत या मैदान जो होता है इसको किससे दर्शाया जाता है? तो इसको दर्शाया जाता है आपको पीला से, है ना। इसको किससे दर्शाया जाता है? तो ग्रीन से, है ना, ग्रीन से, ग्रीन से। और नदी को जो दर्शाया जाता है वो आपको दर्शाया जाता है, नदी यानी जल, तो जल तो नदी ना हो गया, सॉरी जल। देखिए यहाँ पे एक चीज है कि तो नदी हो गया या जल हो गया, नदी हो गया या जल, है ना। ये जितने तरह का चीज होते हैं सब किससे दर्शाए जाते हैं? ये हो गया आपका ब्लू से, है ना, ब्लू से दर्शाया जाता है। अब एक हो गया देखिए पीला, है ना, एक हो गया पीला, है ना। ये क्या होता है? ये जो दर्शाया जाता है आपका पर्वत को किससे दर्शाया? पर्वत हो गया, जल हो गया, मैदान है, वो क्या होता है? मैदान। तो ये देखिएगा बहुत तरह का चीज से क्या होता है? दर्शाया जाता है, ठीक है। तो नहीं, ये हो गया आपका ब्राउन, सॉरी सॉरी सॉरी, ब्राउन, सारा चीज ब्राउन से जो है, ब्राउन से पर्वत को दर्शाया जाता है, ग्रीन को जो है, ग्रीन ग्रीन रंग का है तो पर्वत और मैदान को दर्शाया जाता है। ब्लू जो होते हैं उसमें नदी को ब्लू लाइन से दिखाया गया है, तालाब हो गया, झरना हो गया, है ना, झरना हो गया, और जल हो गया, इसको क्या किया जाता है? ब्लू लाइन से दर्शाया गया, ठीक है। तो बोला गया मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दर्शाया गया है? तो जल को, है ना। जल के साथ साथ क्या हो गया? झरना हो गया, उसके बाद हो गया आपका क्या? तालाब, तालाब हो गया, फिर आपका क्या हो गया? नदी हो गया, है ना। तो ये सब चीजों को जितना चीज है सबको नीले मानचित्र से दिखाया गया है। लेकिन इनमें से कौन सा बाजरा, मिलेट्स है, मिलेट्स, मिलेट्स जो होते हैं, मिलेट्स अभी पता है मिलेट्स का बहुत चर्चा चल रहा है। उसके क्या साथ क्या होता है? बहुत सारे अनाज को, मोटा अनाज को मिला करके मिलेट्स बनाया जाता है, ठीक है। और मिलेट्स को खाने के बाद क्या होता है? हमारे शरीर में फाइबर की मात्रा बढ़ती है, और जैसे हमारे शरीर में फाइबर की मात्रा बढ़ती है हमारे पाचन तंत्र जो होते हैं वो थोड़ा मजबूत होते हैं, क्योंकि हमारे पाचन तंत्र जो होता है वो छोटी आंत बड़ी होती है, छोटी आंत क्या होती है? बड़ी होती है। और हमारे जो पाचन तंत्र जो होते हैं, हमारे जो शरीर है वो शाकाहारी शरीर है। शाकाहारी शरीर में क्या होते हैं कि शाकाहारी चीज को अगर दिया जाए तो वो बढ़िया से पचा पाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि इनमें से बाजरा, बाजरा जो होता है, बाजरा, रागी, है ना, ज्वार, ये सब जो होते हैं ये मिलेट्स के अंतर्गत आता है। मिलेट्स में कुछ कुछ चीज होती है, जैसे ज्वार हो गया, रागी हो गया, बाजरा हो गया, ये सब जितने भी चीज है सब क्या है? मिलेट्स है। तो मिलेट्स बोला गया कि एक से ज्यादा है तो एक से ज्यादा यही हो गया ना। ज्वार भी आता है, रागी भी आता है, मक्का इसमें नहीं आता, ठीक है। मक्का भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप मक्का भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि मक्का भी जो है मिला करके बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन इसको सिर्फ इसी में काउंट नहीं कर सकते, मिलेट्स में जो है एक से ज्यादा, है ना, ज्वार, बाजरा, रागी सब कुछ हो सकता है इसमें। बाजरा भी अगर दिया रहे, अगर बाजरा भी दिया रहे तो भी क्या हो जाएगा? ये शामिल हो जाएगा, ठीक है, बाजरा। बिहार के किस जिले में प्रति लाख जनसंख्या पर सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? देखिए ये जो आपका क्वेश्चन सेट किया गया था ये थोड़ा सा पुराना है, तो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अभी के डाटा के अनुसार चेंज हो चुका है, ठीक है। तो पहले जो है आपका एग्जाम में दिया गया जमुई, लेकिन इसका आंसर जो होगा जमुई नहीं होगा, इसका क्या होगा? शिवहर होगा, शिवहर होगा। इसका प्रति लाख जनसंख्या पर जो है सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है। और इसके बाद शिवहर को बताते हैं ये सबसे छोटा जिला भी है, क्या है? ये सबसे छोटा जिला है, क्या है? सबसे छोटा जिला भी है, ठीक है, याद रखिएगा शिवहर को, ठीक है। और इसकी दृष्टि दिखा जाए तो सबसे बड़ी जिला, सबसे बड़ा जिला जो होता है, सबसे बड़ा जिला, बड़ा जिला की बात किया जाए तो पश्चिम चंपारण, है ना, वेस्ट चंपारण, यानी वेस्ट चंपारण होता है। फिर देखा जाए कि अगर और देखा जाए कि सबसे साक्षर जिला कौन सा है, तो रोहतास है। कौन सा जिला है सबसे साक्षर जिला? याद रखिएगा, साक्षर सबसे साक्षर जिला अगर बोला जाए तो क्या है? रोहतास, रोहतास है, ठीक है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन जो है आपको लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग। बोला गया सिनकोना वृक्ष पाए जाने वाले क्षेत्र में वर्षा होती है कितना? देखिए सिनकोना वृक्ष जो होते हैं ये शंकुधारी वन में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? सबसे पहले देखिएगा, सिनकोना वृक्ष जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं शंकुधारी वन में। कहाँ पाए जाते हैं? शंकुधारी वन कहाँ पाए? देखिए शंकुधारी वन में
सिनकोना के वृक्ष, सिनकोना के वृक्ष वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए सिनकोना का वृक्ष कहाँ काम आता है। देखिए हम लोग जो पुनैन, हम लोग को जो दवा बनाते हैं, मलेरिया का दवा बनाते हैं ना, उसमें सिनकोना का छाल का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो सिनकोना का छाल जो होता है बीमारी में हम लोग को यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला गया है क्या कि इसमें जो वर्षा जो होता है 50 सेंटीमीटर से अधिक, कितना होता है, 50 सेंटीमीटर से अधिक होता है और 100 सेंटीमीटर से के बीच होता है। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में होता है। देखिए इसमें दिया है 100 सेंटीमीटर से अधिक, लेकिन ये 50 सेंटीमीटर से क्या होता है, ये अधिक होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर से अधिक। देखिए जो इसमें जो डाटा दिया हुआ है वो डाटा बहुत पुराना दिया हुआ है, पिछला साल का डाटा दिया हुआ है और अभी के अनुसार हमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर ये क्वेश्चन अगर फिर से आपको पूछा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि ये सब क्या है, अपडेटेड क्वेश्चन में है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। देखिए कौन सी प्रक्रिया भारत के कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है ना, कौन सी प्रक्रिया भारत के कुल कितने डाकों में बांटा गया है, समुद्री लहर से ऊर्जा निष्कर्षण की व्याख्या करती है। देखिए अगर बोला जाए तो इसमें आंसर में यह दिया हुआ जो कि क्या है, गलत है। ठीक है, ये पुराना डाटा के अनुसार दिया है। अभी अगर डाक में बांटा गया, कुल डाक क्षेत्र में बांटा जाए, ये 23 है। कितना है, 23। कितना है, 23 है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 23 आपको अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या इसमें कुछ बताने लायक नहीं। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब होता है। देखिए ये जो होता है आपका 1 जून से लेकर के 10 तक कब होता है, यानी 1 जून के बीच, 10 जून के बीच जो होता है आपका क्या होता है, मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून जो होते हैं, दक्षिण दक्षिण पश्चिम दक्षिण पश्चिम मानसून जो होते हैं उनका रुझान क्या होता है, शुरू हो जाता है ना। और वो जो शुरू होता है दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है वो कहाँ से शुरू होता है, तो केरल के तट से। कहाँ से होता है, केरल के तट से, है ना, केरल से ये शुरू होता है। केरल के पश्चिम मानसून केरल के तट से, है ना, केरल के तट से शुरुआत होता है ना, शुरुआत होता है। तो ये सब आपको जो है पॉइंट याद रखना पड़ेगा, तो है ना। 1 जून जो है, 1 जून से क्या होते हैं, मानसून का आगमन, दक्षिण पश्चिम मानसून से क्या होता है, आगमन शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। बोला गया है एक मान्यता है कि बहुसंख्यक समुदाय को अल्पसंख्यक की इच्छाओं और जरूरतों की अपेक्षा करके किसी भी तरह से देश पर शासन करने में सक्षम होना चाहिए, है ना। तो ये किस तरह का होता है, देखिए अगर बोला गया एक मान्यता के अनुसार बहुसंख्यक, बोला गया बहुसंख्यक समुदाय और अल्पसंख्यक संख्याओं की इच्छाओं पर, है ना, ये बोला गया इच्छाओं और जरूरतों की उपेक्षा करते, वो जरूरत को जितना आपको इच्छा है या फिर नहीं है उसकी उपेक्षा करके मतलब उसको नेग्लेक्ट करते हुए किसी भी तरह से देश पर शासन करने में सक्षम होना चाहिए। कब, जब बहुसंख्यकवाद हो। अगर आपका सोचिए, अगर अभी आप करंट करंट घटना से अगर अपडेटेड होंगे तो आपको पता होगा कि जब बांग्लादेश में, अभी जो बांग्लादेश में लगातार घटना घट रही है वो क्यों हो रहा है, बहुसंख्यकवाद के कारण हो रहा है। बहुसंख्यकवाद के कारण हो रहा है क्योंकि वहां पे जो है मुस्लिम माइनॉरिटी की संख्या क्या है, ज्यादा है, जिसके कारण वहां पे क्या हो रहा है, ये संख्या लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये बहुसंख्यकवाद जो होते हैं इसके कारण क्या होते हैं, ये अपना क्या करते हैं, बहुसंख्यक दिखाते हैं। जैसे हमारे भारत में भी है, हमारे भारत में भी जब कुछ होता है तो भारत में भी क्या होता है, हिंदू लोग थोड़ा सा अपडेट होते हैं और ये बहुसंख्यकवाद का क्या है, एक उदाहरण है। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यापार से शुरुआती शुरुआती उद्यमियों ने खूब पैसा कमाया। देखिए सबसे पहले क्या था, चीन का व्यापार, है ना, चीन का व्यापार। निम्नलिखित में से किस व्यापार से शुरुआती उद्यमियों ने अब बताइए। देखिए अभी हम लोग क्या किया गया, भारत सरकार चीनी सामान पर थोड़ा सा बैन लगाया है। जब से ये गवर्नमेंट आई है तब से कुछ कुछ जो है भारत के सामानों को शुरुआत किया गया, क्योंकि आप देखिएगा जिस दिन चीन का सामान अगर हमारे देश में अगर आना शुरू हुआ ना, तो सोचिए कि देश में तबाह मच जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीजों को अभी बैन किया गया है। जैसे आप जो कार वगैरह खरीदते हैं, आप बहुत सारा चीज़ों को देखते हैं कि अभी आपको अपडेटेड फीचर में बहुत सारा चीज़, मोबाइल वगैरह जो है बहुत अपडेटेड फीचर में मिल जाता है। ठीक है, बहुत सारे चीज़ों सिस्टम में आपको मिल जाता है। लेकिन अगर वो चीज़ ना आता, बहुत सारा चीज़ क्या होता, हमारे अपडेट फीचर से बाहर चला जाता। ठीक है, आप समझिए कि
अभी हम लोग एप्पल का मोबाइल यूज़ करते हैं, हम लोग एप्पल का मोबाइल यूज़ करते हैं। यही अगर एप्पल का मोबाइल अगर चीन बना करके आपको देगा तो आपको 15,000, 20,000, 25,000 में देना शुरू कर देगा। लेकिन यही अगर एप्पल का मोबाइल अगर अमेरिका से हम लोग ले रहे हैं, एप्पल कंपनी से ले रहे हैं, तो आपको लाख रुपया, 80,000, 1.5 लाख में दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि अपने विस्तार नीति को, है ना, अपने नीति को जो है विस्तार नीति में बदला, और इसी कारण चीन का व्यापार क्या होगा, शुरुआती उद्यमियों में बहुत ज़्यादा क्या हुआ, ये अभी बहुत सारे देखेंगे कि हमारे देश में कंपनी है, आपका टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, है ना, मारुति सुजुकी हो गई, ये सब जाते हैं, जितने कंपनियां हैं सब क्या कर रहे हैं, कार का दाम को रखे हुए हैं। लेकिन यही अगर चीन उतर जाए ना, तो एक से एक आपको क्या करेंगे, वेरिएंट के साथ आपको देंगे, और वो कम रेट में देंगे। ठीक है, तो चीन का जो व्यापार है वो शुरुआती उद्यमियों को खूब पैसा कमाया, है ना, भारत में इतने सारा सामान को बेचा। अभी तो अपडेट कम कर दिया गया, जब शुरुआती में इतना पैसा कमाया, तो सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाया, चीन का व्यापार कमाया। ठीक है, चलिए, आज में श्वेत क्रांति के पिता किसको कहा जाता है? तो देखिए, भारत में श्वेत क्रांति का जनक जो है वो कहा जाता है वर्गीज कुरियन को। किसको कहा जाता है? वर्गीज वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ये स्थापना कब किया गया था? स्थापना जो है, स्थापना जो किया गया था वो 1970 में किया गया था ना। 1970 में श्वेत क्रांति का जनक जो है वर्गीज कुरियन ने था, और 1970 में क्या किए थे, ये स्थापना किए थे। ठीक है, जब से ये आए, जब से ये आए, सोचिए कि क्रांति आ गया है ना। अमूल कंपनी का जो है मालिक, अमूल कंपनी का मालिक को भी क्या हुआ, पूरा एकदम विस्तार नीति हुआ, और लगातार जो है ये वर्गीज कुरियन के कारण, है ना, श्वेत क्रांति इतना खतरनाक तरीके से बढ़ा कि दूध का प्रोडक्शन भारत में क्या हो गया, पूरा बढ़ गया। पहले लोग बहुत कुपोषण के शिकार होते थे, क्योंकि दूध जो है उस से उत्पादन नहीं हो पाता था। लेकिन जब से वर्गीज कुरियन साहब ने 1970 में ये वर्गीज कुरियन साहब ने श्वेत क्रांति का एक ये किया, उसके बाद रिवॉल्यूशन लाया, तो ये एक नया क्रांति शुरू हुआ। तो कब स्थापना हुआ था? 1970 में स्थापना हुआ था। ठीक है, ये जो है वर्गीज कुरियन साहब है। देखिए, एम स्वामीनाथन, एम स्वामीनाथन क्या थे? ये भारत में हरित क्रांति के जनक है। क्या है? भारत में, भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक है ना, भारत में हरित क्रांति के जनक है। ठीक है, डार्विन तो आपको पता है, डार्विन साहब क्या है ना, डार्विन साहब भी एक किसी चीज का खोज किए हैं। ये आपका कॉमर्स में क्या बोलते हैं उसका, पदार्थ के थी में किए हैं, पदार्थ। चार्ल्स डार्विन का कोई डार्विन का सिद्धांत जो आता है, एक डार्विन का सिद्धांत के रूप में आता है, डार्विन का सिद्धांत, है ना, डार्विन का सिद्धांत, डार्विन का सिद्धांत, डार्विन का सिद्धांत का एक रूप में किताब आता है, चार्ल्स डार्विन का। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। लोकतंत्र का सही अर्थ क्या है? लोकतंत्र का सही अर्थ कौन नहीं है, तो कौन नहीं है बताया? लोकतांत्रिक का अधिकार, ये बिल्कुल सही है। चुनाव होना, लोकतंत्र का यही अधिकार है कि लोकतंत्र में क्या होना चाहिए, लोगों का तंत्र होना चाहिए, और चुनाव नहीं होगा तो लोगों का तंत्र कहाँ से रह पाएगा। विविधता का समायोग, बिल्कुल समायोजन होना चाहिए। हिंसा नहीं होनी चाहिए, है ना, लोकतंत्र में, लोकतंत्र का अर्थ कभी भी हिंसा नहीं होता है। चलिए आगे देखिए, भारत में बिजली उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल है? देखिए, यूरेनियम से कभी भी जो है बिजली पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि ये विस्फोट करने की चीज है ना। यूरेनियम से कभी भी हम लोग क्या करते हैं, विस्फोटक, विस्फोटक काम करते हैं ना, यूरेनियम डाल करके विस्फोट कराया जाता है। खनिज का तेल, खनिज का तेल से हम लोग कितना दिन तक जला सकते हैं बिजली? कभी नहीं होगा। अच्छा, प्राकृतिक गैस से हम लोग थोड़ी जल रहे हैं। कोयला, कोयला का उपयोग जो है करते हैं। ठीक है, अभी भी डीएवी के डीबीसी के पास जाइएगा, कोटरमा के पास, तो अभी भी कोयला डाल करके क्या किया जाता है, वहां पे बिजली उत्पादन किया जाता है। लेकिन अब वो भी क्या है, धीरे 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 उसका उपयोग कम हो रहा है, क्योंकि कोयला से अगर बिजली उपयोग करते हैं हम लोग, कोयला से अगर बिजली हम लोग बनाते हैं, तो मात्र 30 से 40% ही हम लोग क्या कर सकते हैं, बिजली बना सकते हैं। अब सोचिए कि कोयला डालते हैं, उसमें 40% अगर बिजली पैदा करते हैं, तो मात्र क्या होता है, बहुत कम मात्रा में कर पाते हैं। इसके कारण क्या हो रहा है, कोयला का भी हम लोग उपयोग कम करते जा रहे हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा, हमारा कोयला हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बोला गया तारिक ए दाऊदी, तारिक ए दाऊदी नामक पुस्तक किसने लिखा है? ये अब्दुल्ला नामक व्यक्ति ने लिखा है। अब देखिए, ये क्या हो गया, ये फ्रांसीसी क्रांति के ये थे, क्या थे, फ्रांसीसी क्रांति के जनक कहा जाता था। ठीक है, चलिए देखिए, अब्दुल्ला अब्दुल्ला साहब ने तारिक ए दाऊदी, तारिक ए दाऊदी नामक पुस्तक को के लेखक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट चलिए देखिए, प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की औसत संख्या को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं? तो जनसंख्या घनत्व, है ना, अगर 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ये जनसंख्या घनत्व हो गया। जैसे आपका बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना, 1206 आपको बताए थे। अरुणाचल प्रदेश का कितना, 47, यानी 1 किलोमीटर में वो 47 लोग रहते हैं। यहाँ पे 1 किलोमीटर में जो है 1206 लोग रहते हैं।
तो ये जो है जनसंख्या घनत्व को क्या करता है, बताता है कि कितने क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? सुंदरवन डेल्टा जो है भारत और बांग्लादेश बांग्लादेश की संयुक्त के दोनों के बीच में क्या होता है, कि बीच में संयुक्त होता है ना, संयुक्त है, कोई अलग नहीं है। इसी में कहा गया रॉयल टाइगर भी है ना, रॉयल टाइगर एक क्षेत्र है जो क्या कहते हैं, बक्सा टाइगर रिजर्व भी है ना। तो वो सब क्या है, सब दोनों के संयुक्त में पाया जाता है, यानी बंगाल का क्षेत्र है और कुछ बांग्लादेश का भी क्षेत्र उसमें शामिल होता है। ठीक है, उसके बाद बोला गया गंगा और ब्रह्मपुत्रा। देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्रा क्या होता है, ब्रह्मपुत्रा आपको पता है मानसरोवर से निकलती है ना, और गंगा कहाँ से निकलती है, गंगा जो निकलती है आपका यहाँ से क्या बोलते हैं, गंगोत्री से निकलती है। अब बताइए, देखिए गंगा जो है वो भारत से निकलती है, और देखिए गंगा जो है 2525 किलोमीटर की लंबाई है। अब जैसे वो कोलकाता में जाते हैं तो हुगली नदी के नाम से जाना जाता है, क्या जाता है, हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्रा जो है आगे बढ़ती है, और अब ब्रह्मपुत्रा जो है वो आपका कहाँ जाती है, असम में जाती है ना, असम से गुजरते हुए जाती है, और वो कहाँ तक जाती है, दोनों बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना। और वहां पे गंगा को क्या कहा जाता है, गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है, गंगा को पद्मा के नाम से, और ब्रह्मपुत्रा को जमुना के नाम से। क्या क्या जाता है, दोनों को जमुना के नाम से जाना जाता है। वहां पर जब एक साथ गिरती है तो उसका नाम क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज जो है ये हमको जानना पड़ेगा फैक्ट, कि गंगा को और ब्रह्मपुत्रा को कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और बंगाल की खाड़ी आपको पता है कि बांग्लादेश और ये पूरब में पड़ता है ये क्षेत्र, और बंगाल की खाड़ी में दोनों क्या करता है, गिरता है जाकर के। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं? सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए लोगों को, हाँ देखिए ठीक है, बोला गया सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए चुनाव होते हैं। दलों की समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, और राजनीतिक वाद विवाद तथा जन संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए, और यह प्रथागत प्रक्रिया है। सही उत्तर का चयन करें, यहाँ पे ये कटेगा। ठीक है, तो अब बताइए क्या इसका होगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप ये बताइए। देखिए इसका मतलब ये हो गया कि सरकार का उत्तरदायित्व है ना। हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि जब लोकतंत्र का चुनाव होता है तो देखेंगे हम लोग कि सरकार को उत्तरदायित्व दिया जाता है ना। कुछ बोला गया है कि भाई आप जो है, अगर आप बोले हैं कि आप 10,000 रुपये दीजिएगा सभी बिहार के वासियों को, महिलाओं को उद्यम के नाम पर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, उत्तरदायित्व है। सरकार का उत्तरदायित्व अगर नहीं देती है तो लोग उस पर क्या करेंगे, क्लेम करेंगे। ये सुनिश्चित करना पड़ेगा उसको, है ना। तो ये चीज क्या है, ये सही हो जाएगा आपका। दूसरा क्वेश्चन बोला गया है दूसरा ऑप्शन है दलों की समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, है ना। जितने भी दल जो है उनके साथ में, जैसे अभी एनडीए की सरकार बनी है, उसमें जदयू भी है ना, रालोसपा भी है और बीजेपी भी है। तो बहुत सारे दलों का जो समान राजनीतिक है उसकी भागीदारी को सुनिश्चित करना पड़ेगा, कि किसको कौन कौन सा विभाग दिया गया है, और उसकी सुनिश्चित जो है वो करने के लिए किया गया। ठीक है, तो ये भी क्या है, समय अंतराल के पश्चात चुनाव में ही क्यों होते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला गया है राजनीतिक वाद विवाद। राजनीतिक में जितने भी वाद विवाद होते हैं, जन संवाद होते हैं, उसको प्रोत्साहित करने के लिए, है ना। अगर राजनीतिक वाद विवाद होता है और जन संवाद होता है, उसको क्या करना, प्रोत्साहित करना। अगर ये गलत है तो गलत बताना, सही है तो सही बताना। ये क्या करते हैं लोकतंत्र में, ये एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात होते रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। उसके बाद देखिए यह प्रथागत प्रक्रिया है ना, ये प्रथा से थोड़ी चलते आ रहा है। ये जब चाहेंगे तब इसको क्या करेंगे, चेंज कर सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ए बी सी, ये क्या हो जाएगा, तीनों सही हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए चौथा जो है नेक्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां का राजा कौन थे। देखिए फ्रांसीसी क्रांति के समय, यहाँ पे देखिएगा फ्रांसीसी क्रांति, है ना, फ्रांसीसी क्रांति किसके समय में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति जो है लुई 16वां, क्या हुआ था, लुई 16वां, है ना, 16वां, लुई 16वां के समय में हुआ था। अब फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था 1789 में हुआ था। कब हुआ था, 1789 में, 1789 में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि फ्रांसीसी क्रांति जो है वो 1789 में हुआ था, और ये कौन किया था, लुई 16वां के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। बोला गया भारत में किस जलमार्ग को प्रायद्वीपीय भारत का जलमार्ग कहा जाता है। यहाँ पे बोल दिया, एक वर्ड बोल दिया प्रायद्वीपीय ना। प्रायद्वीपीय भारत जो है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी अगर बोला जाए गोदावरी होता है ना। प्रायद्वीपीय भारत की
प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, लंबी नदी, लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी अगर बोला जाए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, तो क्या होता है? गोदावरी, है ना, गोदावरी, गोदावरी। दक्षिण भारत की गंगा, अगर बोला जाए दक्षिण भारत की गंगा, तो आपको गोदावरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे पवित्र नदी अगर दक्षिण में बोला जाए तो गोदावरी को ही बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद जो होता है एक प्रायद्वीपीय नदी है। प्रायद्वीपीय नदी मतलब क्या होता है कि चारों ओर उसका जो है बाहर के क्षेत्र से गुजरा रहता है ना, उसी को प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं ना, बहुत सारी नदियों से घिर करके रहता है ये। उसके बाद देखिएगा बोला गया है जलमार्ग को, प्रायद्वीपीय भारत का जलमार्ग कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है, गोदावरी नदी को, ठीक है। गंगा नदी यहाँ पे दिया, तो गंगा नदी को पता है 2525 किलोमीटर बहता है, 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर के आसपास है ना। ये कहाँ से निकलता है तो आपको पता है। और गंगा नदी जो है कौन कौन सा शहर से गुजरता है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन सा शहर से गुजरता है ना, जब वहां से निकलती है कौन कौन सा मुख्य शहर आता है, ठीक है, ये आप लोग बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, यमुना नदी भी आपको पता है कहाँ से निकलता है, यमुनोत्री से निकलता है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में भी आपको पता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट, नाजी विचारधारा में स्वस्तिक, नाजी विचारधारा में स्वस्तिक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, स्वस्तिक अर्थ का मतलब होता है कि स्वास्तिक नहीं बोलते हैं, स्वास्तिक का मतलब होता है कि पूरा उसका जो माइंड है वो एकदम शुद्धता हो। कैसा हो? स्वास्तिक का मतलब ही होता है शुद्धता है, ठीक है। तो आर्य की शुद्धता है ना, आर्य शुद्धता से इसको जाना जाता है। नाजी विचारधारा जो होता है, स्वास्तिक शब्द वो जो है प्रतीक है किसका? आर्य की शुद्धता से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था। बताइए, थोड़ा सा इसमें देखिएगा, ठीक है। इसमें 2 संविधान संशोधन है, याद रखिएगा। एक होता है 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, और एक होता है 44वां संविधान संशोधन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आपको अगर जो बोला जाए कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लघु, लघु अगर बोला जाए लघु क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, तो लघु जो होता है वो आपका कौन होता है? 42वां होता है, ठीक है। लघु कॉन्स्टिट्यूशन अगर बोला जाए तो 42वां होता है। इसमें क्या हुआ था? ये हुआ था, रखिएगा, में जो है कहा गया था कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, लोकसभा ही नहीं, सिर्फ विधानसभा लोकसभा दोनों, लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल है उसको 6 साल, यदि 5 साल से क्या कर दिया जाए? 6 साल कर दिया जाए। यानी 5 वर्ष से 6 वर्ष किया गया था। कब? 1976 में, यानी 42वां संविधान संशोधन के तहत। लेकिन फिर से क्या हो गया? फिर से समस्या आया, फिर से सरकार चेंज हुई और उसके बाद क्या कर दिया गया? फिर कर दिया गया ना 6 वर्ष से क्या कर दिया गया? फिर 5 वर्ष कर दिया गया, है ना। ये फिर से 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 से 6 वर्ष किया गया और 44वां संविधान संशोधन के तहत 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बोला गया है लोकसभा में 6 वर्ष किया गया था, 6 वर्ष किया गया था। तो कब? 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976, ये हो गया 1978, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए। कितने मिनट का रिकॉर्ड हो गया सर?